फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। बहुत दिन बाद आज आप इस चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस चैनल पर, तो वो सॉल्व हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ अभी वीडियो डालता रहूँगा। तो आज की कहानी में जो कहानी मैं लेके आया हूँ, मार्च महीने की कहानी है, यानी अप्रैल चल रहा, पिछले महीने की कहानी है 2024 की। आज की कहानी में आप सुनेंगे एक पत्नी जो शादी को महज 7 साल हो चुकी है। 2017 में शादी होती है। परिजनों ने देखकर शादी करवाए थे। खुशहाल जिंदगी जी रही थी पति के साथ। पति का मेडिकल स्टोर रहता है, अच्छे खासा आमदनी भी है। अब शादी को 7 साल हो चुकी है, 7 साल चल रहे हैं, तो इसी बीच 2 बच्चे भी है। एक लड़की होती है बड़ी वाली 5 साल की, और एक 3 साल का छोटा सा बेटा है। खुशी का जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच होता यूँ है, जो महिला होती है वो अपने मायके अक्सर जाया करती है, दोनों बच्चे और पति के साथ। फिर मार्च महीने में जाते हैं 6 तारीख को। मायके तो जाती है, लेकिन जब लौट के आने का वक्त होता है, ससुराल आने की वक्त होती है, टाइमिंग होता है, वो महिला अकेली आती है और 2 बच्चों के साथ आती है। पति नहीं आता। तो पति के घर वाले, खास करके ससुराल वाले, ससुर सास सब पूछ रहे थे, जो मेरा बेटा कहाँ है, तुम्हारे पति कहाँ है? तो उस महिला का कहना है जो वो 2 दिन बाद आएंगे, कुछ काम है उनका। अब ये अजीब सी बात है, दामाद ससुराल में रुकता है और पत्नी जो है बच्चों के साथ अपने ससुराल लौट आती है। ये सुनने के बाद ही अजीब लगता है। अगर 2 दिन या 4 दिन बाद आएंगे तो पत्नी भी साथ में रहते हैं, चलो साथ में है, खास करके उसके मायके हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। दामाद ससुराल में रुक जाता है और पत्नी जो है अपने ससुराल आ जाती है ना, अपने पति के घर आ जाते हैं। अजीब तो लगा। अब 2 दिन की बात है, तो उनके ससुराल वाला इंतजार किया। 2 दिन बीत जाता है, फिर से सवाल किया जाता है बहू से, लेकिन बहू अब एक के बाद एक बहाना बनाता रहा। तभी जो है ससुराल वाले को शक हो जाता है, जो ऐसा तो नहीं मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया हो, या फिर किसी ने कुछ कर दिया हो। तभी बहू ऐसा तहरीर दे रही है, बहू झूठ पे झूठ बोल रही है। अगर बेटा किसी से परेशान भी है तो हम लोग को बताना चाहिए, और उनका मोबाइल का स्विच ऑफ भी बता रहा था। खास करके जो उस व्यक्ति का, यानी बहू के जो ससुर होता है, वो ज़्यादा परेशान होता है। सवाल पर सवाल किया जा रहा था बहू से। तब बहू जो है 6 मार्च को ये गए थे ससुराल, लेकिन 16 मार्च आ जाती है। 10 दिन बीत जाता है, 2 दिन का नाम था। 16 मार्च को ये बहू जो होती है अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर दवा खरीदने के बहाने बाहर जाती है। बहू भी गुम हो जाती है, लापता हो जाती है। बहू का भी मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर में 1 से लेकर 4 लोगों का गायब हो जाना कहीं ना कहीं उस इलाका में भी अब धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। तभी जो व्यक्ति का बाप होता है, पिता होता है, वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, और जाने के बाद बेटा, बहू, पोता, पोती चारों के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होती है, कई दिन बीत चुका था। 21 मार्च को जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद कार्रवाई होती है, जो सच्चाई सामने आता है। वहाँ के जो है डीसीपी अंकिता शर्मा जी, ये पूरा केस का खुलासा करते हुए उन्होंने जो सच्चाई बताया, सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जो कोई पत्नी इतना बड़ा साजिश और इस तरीके से अपने पति को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। शादी को महज 7 साल हुई थी, 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसी पत्नी ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कहाँ का है, कब का है, सब पूरा बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज जिस घटना को लेकर आया हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला का। अब कानपुर जिला, जैसे आप जानते हो, बहुत बड़ा शहर जिला है। तो इसी कानपुर में एक जगह और लगता है, कानपुर के अंदर जो है नवस्ता।
नावस्था में रहने वाला एक परिवार शर्मा परिवार, और इसी शर्मा परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, और ख़ास करके शर्मा परिवार का एक लौता बेटा है जिसका नाम होता है प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा का 2017 में शादी करवाया था घर वाले ने, और शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम होता है नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जो है अयोध्या में उनका घर है, मायके है, और प्रतीक जैसे कि नावस्था कानपुर का रहने वाला। दोनों का शादी का 7 साल हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रतीक जो है मेडिकल स्टोर चलाता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 6 मार्च को इसी बीच जब से शादी हुई है तब से पत्नी के साथ अक्सर जाया आया करते थे ससुराल अयोध्या में प्रतीक। लेकिन फिर 2 बच्चे होते, 2 बच्चों को भी साथ में लेके जाता है। लेकिन 6 मार्च को भी जाना था, 6 मार्च को गया भी है, अयोध्या पहुंचता है चारों। उसके बाद 6 मार्च को जाता है घर से यहाँ नावस्था से। 7, 8, 9 तारीख हो जाती। 9 तारीख को नेहा शर्मा जो है अकेली अयोध्या से अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल लौट आते हैं नावस्था में। अब जब ससुराल आते हैं तब ससुराल वाले सवाल करता है जो प्रतीक कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। नेहा बताई जो प्रतीक जो है उनका गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए गाड़ी रिपेयरिंग करके टाइम लगेगा। तो हम लोग को कहा जब तुम लोग चले जाओ मैं गाड़ी ठीक करवा के आ जाऊंगा। ये बात नेहा ससुराल वाले को पहले सवाल पर जवाब दिया। अब 2 दिन बीत गया, 2 दिन बाद आने का तय था। इसी बीच जो है ससुराल वाले, खास करके वो नेहा के ससुराल वाले यानी प्रतीक शर्मा का पिता जो है अपने बेटे को फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहा था। कई मरतबा ट्राई किया, जब एक मरतबा स्विच ऑफ बताया तो उसके बाद कई मरतबा ट्राई किया अपने बेटे से बात करने के लिए, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। इस बारे में जब नेहा से बात किया तब नेहा कहने लगा, नेहा एक और झूठ बताती है। नेहा कहती है जो आपके बेटे यानी मेरे पति प्रतीक शर्मा का बहुत कर्जदार हो गया, उनसे बचने के लिए उन्होंने मुझे बताया, उनसे बचने के लिए वो फ़ोन का स्विच ऑफ कर देगा और आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। मुझे भी कहा गया जाके बता देना घर वाले को, ज़्यादा परेशान ना रहे, और अगर ऐसा ही है कुछ इमरजेंसी रहा तो व्हाट्सएप में बात करें, व्हाट्सएप में चैट के जरिए बात करें। नेहा शर्मा फिर से एक झूठ बताती है। ससुराल वाले मान लेते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, हाल चाल पूछा जाता है, सामने से रिप्लाई भी आ रहे हैं। तो प्रतीक शर्मा के जो घर वाले हैं, पिता है पुनीत शर्मा, वो खुश हो जाता है, चलो बेटा ठीक ठाक है। लेकिन धीरे धीरे दिन बीत रहा था और यहाँ 2 दिन की जगह 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, धीरे धीरे दिन ही बीत रहा था। प्रतीक घर वापस नहीं आ रहा था और ना ही फ़ोन पे बात हो रहा था, मैसेज के जरिए बात हो रहा था। अब पुनीत को थोड़ा शक होने लगा अपने बहू के ऊपर, जो ऐसा भी क्या हमारे कर्जदार से डरना, अगर ऐसा ही है तो खुल के बात करें, हम लोग का सामना करें, उसका हाल निकाला जाएगा। बेटे 10 दिन हो गया गायब है। 16 मार्च को जब बहू से, उससे पहले कई मरतबा पूछा गया, लेकिन 16 मार्च को जब बहू को सुबह सुबह सवाल पर सवाल किया जा रहा था, नेहा के पास जवाब नहीं था, नेहा शर्मा के पास। कुछ देर बाद नेहा शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में कह के जाते हैं जो मैं दवा लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को गोद में उठाते हैं, चल देती है। उसके बाद नेहा शर्मा भी गायब हो जाते अपने दोनों बच्चों के साथ। काफ़ी समय हो जाता, काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब ससुराल वाले जो है पूरा इन तीनों को भी ढूंढने लगता है। नेहा शर्मा, उनके 2 बच्चे और प्रतीक का तो 10 दिन से ढूंढ ही रहा था। यहाँ 16 मार्च हो जाती है। इसी बीच जो है नेहा शर्मा के घर वाले से भी बातचीत करता है पुनीत शर्मा, लेकिन उनके घर वाले को कुछ भी नहीं पता था ये सारे बारे में। बताते हाँ 6 तारीख को आया भी था, लेकिन 7 तारीख को लोग एक ही दिन रुका और 7 तारीख को लौट आए, अयोध्या से लौट गया था चारों। अब ये सुनने के बाद जो है पुनीत शर्मा का होश उड़ जाता और यहाँ बहू झूठ क्यों बोल रही थी, तो कह रहे थे ससुराल में ही रुका है।
मेरे पति प्रतीक शर्मा। अब देखते देखते यहाँ 21 मार्च आ जाती है। अब देखिए 6 मार्च को घर से गया था और 21 मार्च आ जाती है। इतना दिन बीत जाने के बाद नवस्था इलाका में जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में पुनीत शर्मा और उनके परिवार जाते हैं। जाने के बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब गुमशुदगी में 4 लोगों के खिलाफ नाम बताया जाता है। एक तो नेहा शर्मा, प्रतीक शर्मा और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटे के बारे में भी बताया जाता है। केस दर्ज होती है, गुमशुदगी का मामला दर्ज होती है और शक के बिना पर किसी का नाम पूछता है जो पुनीत शर्मा को। जो आपको किसी के ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर शक है, तो आपको जानकर हैरानी होगी। यहाँ पे पुनीत शर्मा जो प्रतीक शर्मा का पिता होता है, वो अपने बहू का नाम लिखवाती है। लिखवाने का कारण पूछा पुलिस वाले, जो आपको क्यों शक है, पूछता भी है। तब पुनीत शर्मा बताता है जो ऐसे ऐसी बात है। 9 मार्च को जब यहाँ पे आई थी ससुरा अपने मायके से, तब से हम लोग उससे सवाल कर रहे थे और हमें डाउट था। मेरे बेटे साथ में नहीं आया था। वो एक के बाद एक बहाना बनाती रही, ऐसा ऐसा कहती रही। इसीलिए और अब 16 मार्च को वो भी गायब हो जाती है अपने बच्चों के साथ। तो मुझे मेरे बहू के ऊपर शक है। पुनीत शर्मा अपने बहू नेहा शर्मा के ऊपर शक जताते हैं। पुलिस मामला तो दर्ज करता है, यानी गुमशुदगी की मिसिंग कंप्लेन ले लेती है और उसके बाद जांच पे जुट जाता है। 4 लोगों की बात है क्या। अब करे तो क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे तो किस हिसाब से करे। टेक्निकल सहारा लेने का सबसे पहले उपाय जो आती है वो सोचता है और नेहा शर्मा प्रतीक शर्मा का मोबाइल टेस्ट करते हैं, लोकेशन चेक करता है और यहाँ कॉल डिटेल भी निकालते हैं, यानी CDR। लोकेशन में भी पता चलता है और CDR में भी बहुत कुछ खुलासा होता है। लोकेशन में पता चलता है 6 मार्च को जो है लोग अयोध्या गए थे, अयोध्या, लेकिन उसके बाद से इन दोनों का लोकेशन जो है लखनऊ दिखा रहा था। अब यहाँ कह रहे अयोध्या में वो लोग गए थे, लेकिन एक ही दिन रुका। जैसे ससुराल वाले ने कहा, वहाँ पे पुलिस टीम भी गई थी, बातचीत हुई। उसके बाद 7 तारीख से लखनऊ में दिखा रहा था। फिर उसके बाद 9 तारीख के बाद अनवस्था दिखा रहा था, लेकिन नेहा शर्मा का। उससे पहले दोनों का लोकेशन जो है साथ साथ में था और वो लखनऊ में था। जब CDR यानी कॉल डिटेल निकालते हैं, ऐसे प्रतीक शर्मा के मोबाइल से तो ऐसा कुछ नहीं निकालता, लेकिन हाँ नेहा शर्मा के मोबाइल से एक नंबर के बारे में पता चलता है जो साथ साथ में था, लखनऊ में भी था। लोकेशन जब नंबर निकाला ज़्यादा टाइम बात हुआ तो उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है नेहा शर्मा का और प्रतीक शर्मा का फ़ोन जहाँ पे दिखा रहा था एक्टिव, वहीं जगह पे इस नंबर को भी एक्टिव दिखा रहा था, यानी लोकेशन एक ही जगह पे दिखा रहा था। लेकिन इस नंबर से सिर्फ नेहा से बात होती थी, प्रतीक से एक बार भी बात नहीं हुआ था उस नंबर से। अब उस नंबर के बारे में पता लगा किसका है, क्या है, नहीं है। जब पता चलता है तो मालूम पड़ता है एक लड़का है जिसका नाम है आयुष। आयुष का नंबर है। आयुष के बारे में अब नेहा शर्मा के ससुराल वाले से पूछा गया, पुनीत से पूछा गया, यानी प्रतीक शर्मा का पिता। किसी को पता नहीं था ये आयुष कौन है। अब आयुष के बारे में पता लगाता है और आयुष को उठा लेते पुलिस। उठाने के बाद आयुष से पूछताछ करता है, तुम नेहा शर्मा को कैसे जानते हो, नेहा शर्मा से तुम्हारी इतनी बातचीत होती है। तो सबसे पहले वो सच बताया, आयुष सच बताता है जो है, मैं नेहा शर्मा को जानता तो हूँ, लेकिन नेहा शर्मा से मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मुलाकात भी नहीं हुई और बात भी नहीं हुई। अब झूठ का सहारा लेता है। पहला वो सवाल का जवाब सही दिया जो नेहा शर्मा को जानते हैं, लेकिन दूसरी सवाल पे ये दूसरी बात कहता है जब झूठ बताता है, जो मैं नेहा शर्मा से काफ़ी टाइम हो चुका है, मिला नहीं और बात भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन एक जगह पे होना और CDR से साफ साफ मालूम पड़ना, ज़्यादा टाइम उसी से बात होती है। तब पुलिस को जो है इस आयुष के ऊपर 100% शक हो जाता है और तब उसे सख्ती करता है, सख्ती से पूछताछ करता है, जो सच सच बताओ, हमारे पास सबूत है, कॉल डिटेल से सब कुछ दिखा देता है, लोकेशन भी दिखा देता है। अब आयुष के पास कुछ चारा नहीं था सच बोलने के अलावा। आयुष आखिरकार सच बोलता है, कहता है जो हाँ, मैं और नेहा मिलकर प्रतीक को इस दुनिया से हटा दिया, यानी ख़त्म कर दिया, मार डाला उसे। इसे सुनने के बाद पुलिसकर्मी भी हैरान हो जाता है, जी पत्नी पति को कैसे मार सकता है, वो भी अपने ही हाथों से। तब पूछता है अच्छा ठीक है मार दिया, उसकी बॉडी कहाँ है।
तुमने प्रतीक को मारा है, लेकिन बॉडी कहाँ है? तब एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। दरअसल आयुष बताता है जो हम दोनों ने मिलकर उसको मारा, मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया, शमशान में ले जाकर उसको जला डाला। ये अजीब सी बात है, कोई इंसान को कोई मारता है यानी उनका मौत हो जाता है, चाहे उनके मर्डर हो या किसी भी तरीके से उनकी मौत हो, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हो जाता है कैसे, किसी को कुछ नहीं पता, खबर भी नहीं लगता। तब पूछा जाता है कहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ, तो आयुष बताता है लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक शमशान घाट का नाम बताता है, उस शमशान घाट पे जाकर उसको जला दिया। एक व्यक्ति को मारा जाता है, मर्डर करता है, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था चलता कैसे। जब पूरा डिटेल पूछा तब तक जो है आयुष ने बता दिया नेहा शर्मा कहाँ पर है, क्योंकि आयुष को पता था अपने बच्चों के साथ नेहा शर्मा कहाँ पे छुपी है। दोनों के प्लान के मुताबिक वो घर से गायब हुई थी। तब जाके नेहा को भी पुलिस हिरासत में लेते हैं और दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ किया जाता है। जो आयुष प्रतीक को कैसे मारा और कैसे उसको ठिकाने लगाया, पूरा डिटेल अब पुलिस समझना चाहता था। तब दोनों बताते हैं दरअसल 6 मार्च को अयोध्या गया था, 7 मार्च को लखनऊ लौट आता है। लखनऊ कुछ काम के लिए आए थे, प्लान के तहत अंकिता शर्मा का पूरा प्लान था जो प्रतीक शर्मा को समझ में ही नहीं आया था। उसको प्लान के तहत लखनऊ ले आता है और उससे पहले लखनऊ में एक होटल में रुकता है, क्योंकि लखनऊ में उनका कोई जान पहचान नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था जो उनके पास रुके, और रिलेशन में ही रहेगा भी तो इस काम के लिए तो वहाँ रिश्तेदार को वहाँ नहीं रुक सकते, इसीलिए होटल में रुकते हैं। और उसी होटल में आयुष दूसरे कमरे में रुका हुआ था। नेहा शर्मा अपने पति के साथ उस होटल में आने के बाद 7 मार्च को शराब, कभी कभार जो है प्रतीक शर्मा जो है शराब भी पीते हैं। 7 मार्च को होटल आते हैं और होटल में उसको शराब पिलाया जाता है अंकिता के द्वारा। अंकिता शराब पिलाती है। शराब पीने के बाद जो है उस प्रतीक की मौत हो जाती है। अब शराब पीता है इंसान, अब शराब पीने के बाद मौत हो जाती है, अजीब सा लगता है। तो कहीं पूछ रहे हैं जो शराब में क्या था, तो इसमें पता चलता है शराब में कुछ नशीली दवा 10 नींद की गोली मिला दिया था और भी कुछ दवा मिला दिया था। जैसे कि आयुष जो है प्रतीक शर्मा जो है मेडिकल चलाते थे और इसी मेडिसिन से जुड़े हुए आयुष जो है प्रतीक शर्मा के पास मेडिसिन सप्लाई, दवाई सप्लाई करते थे। तो आयुष को भी कुछ ना कुछ पता था उस दवा के बारे में, कौन सा दवा क्या असर करता है, उसे थोड़ा बहुत जानकारी थी, मेडिसिन से जुड़ा हुआ था। तभी जो है उस शराब में कुछ दवा मिला दिया था जिसके चलते प्रतीक शर्मा की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में ले जाके कहते हैं जो ये मेरा पति है, और आयुष कहता है मेरा भाई है, बड़ा भाई। शराब बहुत ज़्यादा पी लिया और देखिए ना क्या हो गया। डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद डॉक्टर साफ साफ कह देता है इनका मौत हो चुका है। अब जब अननेचुरल डेथ है तो पुलिस को खबर दी जाती है। लखनऊ पुलिस जो जिस हॉस्पिटल में ले गए या तो उस इलाका में जो पुलिस स्टेशन लगता है, पुलिस वाले को खबर दी जाती, पुलिस आती है। प्रतीक शर्मा के बॉडी को देखने के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए परमिशन देते पुलिस। पोस्टमार्टम भी होती है, पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चलता, पोस्टमार्टम से भी साफ ये पता चलता है जो शराब पीने की वजह से मौत हुई। अब कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने की वजह से मौत हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ केस तो नहीं बनती, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल पूछताछ के बाद जो है प्रतीक की बॉडी जो है, जैसे कि नेहा शर्मा पत्नी बताए थे और आयुष भाई बताया था, उन दोनों के हवाले कर देते हैं। दोनों का रो रो के नाटक के तहत रो रहे थे, रो रो के बुरा हाल था, बॉडी को हवाले कर देते हैं। बॉडी को ले जाकर दोनों ने मिलकर नेहा शर्मा और आयुष जो नेहा शर्मा का लवर है, दोनों ले जाकर एक लखनऊ के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर देता है। यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है, अंतिम संस्कार के लिए 2 लोग जाते हैं कहीं, तब शमशान में भी कुछ कार्रवाई रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कराना पड़ता है। ऐसे कैसे हो गया पता नहीं, वो तो आगे की जांच में शायद पता चलेगा, जांच होनी भी चाहिए। 2 व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति को लेकर अंतिम संस्कार भी हो जाता है। हो सकता है कोई मिली भगत हो या पैसा वैसा खिलाया हो, ऐसा भी हो सकता है शमशान वाले को या डॉक्टरों को, या फिर कुछ ना वजह होगा। बहरहाल उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद नेहा अपने घर ससुराल लौट आती है
दोनों बच्चों के साथ। तब जो है सवाल पर सवाल किया जा रहा था, उसी सवाल से परेशान होकर नेहा शर्मा जो है घर छोड़ के चली जाती है। तब ससुर को डाउट होता है। डाउट होने के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है, और ये रिपोर्ट जब पूरी खुलासा जब आयुष करता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का होश उड़ जाता है। खास करके उस ससुराल वाले का तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, जो नेहा शर्मा के ससुराल वाले हैं, प्रतीक शर्मा के घर वाले, जो हम लोगों ने जिसको चुन कर, जिसको अच्छाई देखकर बहू बनाकर लाए थे, वो बहू इतना सरल तरीके से अपने ही पति का मर्डर कर सकती है। जब आयुष और नेहा के बारे में पूछा जाता है, इन दोनों का दोस्ती कैसे हुई, तो पता चलता है आयुष जो है अक्सर प्रतीक शर्मा के मेडिकल में आया करता था, दवा देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। इसी बीच जो है कभी कभार प्रतीक शर्मा की पत्नी जो नेहा शर्मा है मेडिकल में मौजूद रहती है, तो हाय हेलो होती है, पहचान होती है, बातचीत होती है, भाभी भाभी करके बात करते थे। अब लखनऊ क्यों गए थे, ये सवाल भी पूछा गया था, जो तुम लोग तो अयोध्या गए थे, अयोध्या से लखनऊ क्यों आए, कैसे, किस प्लान के हिसाब से प्रतीक शर्मा को लेके आया। और लखनऊ का आने का पीछे जो है मोटिव जो है प्रतीक शर्मा का ही था। प्लान जो है नेहा और आयुष ने किया था, लेकिन प्रतीक खुद आना चाहता था लखनऊ में, कुछ प्लान के तहत ही ऐसा। आयुष प्रतीक शर्मा को फ़ोन करता है और कहता है, भाई मैं कुछ दिनों के लिए लखनऊ आया हूँ, तो मेडिसिन सप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें प्रतीक शर्मा कहता है, भाई मैं भी तो अयोध्या आया हूँ अपने ससुराल पत्नी और बच्चों के साथ, तुम क्यों लखनऊ गए, क्योंकि दोनों कानपुर का रहने वाला होता है, नवस्ता इलाका का। तो इसमें आयुष कहता है, घूमने के लिए आया हूँ, अगर ऐसा ही है तुम अयोध्या आए हो तो लखनऊ होकर सब साथ में चलते हैं। इसीलिए एक ही दिन के अंदर प्रतीक शर्मा जो है अपनी बीवी और बच्चों को लेकर लखनऊ लौट आता है। जब लखनऊ आने की बात करता है तो नेहा शर्मा कहता है कि अचानक लखनऊ, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब प्रतीक कहता है, अरे मेरी दुकान में जो सप्लाई करता है ना आयुष, वो भी आया हुआ है और मेरा भी दिल कर रहा था, तो तुम लोग को लखनऊ घुमा के फिर वहाँ चले, घर चले। तो इसमें नेहा कहते हैं, ठीक है आप जैसे ठीक समझे। अब प्रतीक को क्या पता था, ये प्रतीक का प्लान नहीं था, बल्कि नेहा और आयुष का ही प्लान है जो उसे लखनऊ बुलाने का। तब प्रतीक जो है लखनऊ आते हैं। लखनऊ आने के बाद होटल रूम बुक करता है, और आयुष बताया था, जो मैं इस होटल में रुका हूँ, तुम लोग अगर आ रहे हो तुम लोग के लिए दूसरा कमरा बुक कर देता हूँ। और आयुष ने उस कमरे को बुक किया था, जो यहाँ पर प्रतीक और नेहा शर्मा रुकेगी। ये था वो पूरी कहानी, पूरी सच्चाई, जो उत्तर प्रदेश का कानपुर नवस्ता इलाका का है, जहाँ पर एक पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर शादी को महज 7 साल हुई, 2 बच्चों की माँ होकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अभी इतना साथी तरीके से मौत के घाट उतारा था, जैसे उसे लगा था, हर मुजरिम को लगता है जो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं पुलिस का। जो इस पूरे पुलिस वाले कार्रवाई किया है, उन डीसीपी का नाम है अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा डीसीपी जो होते हैं, उनके ही अगुवाई में पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।